कैसे हो आप सभी। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग पाइला का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। जी हाँ, लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग पाइला का श्वसन तंत्र देखने वाले हैं, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला। सो गाइस, पाइला के काफी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का एंड सेल बायोलॉजी का, वहां पर जाकर के आप बाकी जो लेक्चर हैं वो आप देख सकते हो जूलॉजी के। इसके अलावा आज का जो टॉपिक होगा हमारा, उसका मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला। तो देखिए यहाँ पर एक चीज बता दूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें ये देखा जाता है कि किस प्रकार से जो ऑक्सीजन है उसे शरीर में ग्रहण किया जा रहा है और जो CO2 है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे शरीर से बाहर छोड़ा जा रहा है। तो यही चीज आज हम लोग पाइला के रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझने वाले हैं। बट एक चीज और कि जो पाइला होते हैं ना, वो जल में भी रहते हैं और वो स्थल में भी रहते हैं। कहने का मतलब है कि वो वाटर में भी रह सकते हैं और वो वाटर से निकल के जो जमीन में भी रह सकते हैं। मतलब ये एक प्रकार का एम्फीबियस एनिमल होता है। तो देखा जाए तो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी उसके अकॉर्डिंग डेवलप रहता है। देखिए हम लोग कहाँ पर रहते हैं, हम लोग थल पर रहते हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसके अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप है। अगर हम एक मछली की बात करें तो वो मछली हमेशा पानी में रहते हैं, तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है वो पानी के अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन यहाँ पर जो पाइला हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तो दोनों जगह रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी कुछ अलग होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो पाइला का रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, मतलब 3 टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहला है जलीय श्वसन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पाइला होते हैं वो जब जल में रहते हैं तो वहां पर वो जलीय श्वसन करते हैं, मतलब वो एक्वाटिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एक्वाटिक रेस्पिरेशन के लिए उनके शरीर में गिल्स पाए जाते हैं। जैसे मछलियों के शरीर में गिल्स पाए जाते हैं ना, वैसे सेम पाइला के बॉडी में भी गिल्स पाया जाता है, जिसे टेनिडियम भी कहा जाता है, टेनिडियम भी कह सकते हो, फिर गिल भी इसे हम लोग कहते हैं। तो पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो ये हो गया। सेकेंड नंबर में अगर बाय द वे वो थल में है, मान लो वो पानी से बाहर आ गया है, तो वो क्या करेंगे, स्थलीय श्वसन करेंगे, तो उसमें एरियल रेस्पिरेशन पाया जाएगा। तो उसके लिए उनके बॉडी में पल्मोनरी सैक होता है, जिसकी मदद से वह स्थलीय श्वसन कर सकते हैं। जल के बाहर आकर, पानी के बाहर आकर के भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। थर्ड नंबर का मैं बताऊंगी आप लोगों को न्यूकल पालिया, जिसे हम नकल लोब कहते हैं। तो ये एक प्रकार का सहायक अंग होता है, मतलब एक्सेसरी ऑर्गन होता है। जो नकल लोब होता है वो हेल्प करता है इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करने में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 टाइप का पढ़ेंगे। गिल्स के बारे में बताऊंगी, पल्मोनरी सैक, एंड इनके जो भी एक्सेसरी ऑर्गन है जैसे कि नकल लोब, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को गिल्स के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, डायग्राम बना करके बताऊंगी। देन हम लोग इसका लास्ट में मैकेनिज्म भी देखेंगे किस प्रकार से इनमें रेस्पिरेशन किया जाता है। सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। वेट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो डायग्राम है एज इट इज, अगर टॉपिक आपके एग्जाम में आ गया तो एज इट इज बनाना है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो भी आपको बनाना है। तो डायग्राम देख के आप डरो मत, बहुत ही ज्यादा इजी है ना। तो यहाँ पर ये तो बाकी डायग्राम को आप नेग्लेक्ट कीजिए, सिर्फ इसी डायग्राम पे आपको क्या करना है, फोकस करना है, जो कि बिल्कुल देखने में तो एक कंघी के समान दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग इनके जलीय श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब एक्वाटिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर पाइला बाय द वे वो जल में रहता है, वो पानी में रहता है, तो उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो किस प्रकार वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो बिल्कुल जो कॉम्ब के समान दिख रहा है, वो क्या है, इनका गिल है, जिसे हम लोग टेनिडियम भी कहते हैं, है ना। तो गिल एक वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है पाइला का। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो ये वाला जो लंबा सा लाइन दिख रहा है आप लोगों को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेनिडियल एक्सिस बोलते हैं, या फिर आप गिल एक्सिस बोल सकते हो। ये गिल का क्या होता है, एक्सिस होता है। और ये जो गिल है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में केवल एक ही पाया जाता है। ऐसा नहीं कि ये एक जोड़ी पाया जाता है या 3-4 पाया जाता है, नहीं, ये केवल एक सिंगल ही पाया जाता है, कि कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये जो लंबा सा दिख रहा है वो क्या कहलाता है, गिल का टेनिडियल एक्सिस कहलाता है, या फिर गिल एक्सिस, और हिंदी में इसे अक्ष भी कह सकते हो, गिल का अक्ष कहलाता है ना। और
इस अक्ष के ऊपर आप देख रहे हो दांत के समान, जो कंघी में जो दांत होता है वैसी वैसी काफी सारी संरचना आप लोगों को नजर आ रहा है। तो आखिर ये क्या है? ये है टेनिडियल लैमेली, या फिर आप कह सकते हो गिलकल लैमेली, है ना। तो लैमेली, बहुत सारे लैमेली इस टेनिडियल एक्सिस के ऊपर जो है वो टिके रहते हैं। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया आप लोगों को? क्या बताई मैं? जो टेनिडियल गिल है उसमें टेनिडियल एक्सिस पाया जाता है, जो कि लंबा लाइन देख रहे हो, और यहाँ पर बहुत सारे टेनिडियल लैमेली पाए जाते हैं जो कि एक्सिस पे जो है वो टिके रहते हैं। ये दो चीज तो आप लोग समझ गए, टेनिडियल एक्सिस एंड टेनिडियल लैमेली। अब देखो, बात करें अगर हम लोग लैमेली की, तो लैमेली साइज में एक समान नहीं होते हैं, बीच में बिल्कुल बड़े बड़े हो रहे हैं, किनारे पे एकदम से छोटे होते जा रहे हैं, इधर भी किनारे पे एकदम से छोटे होते जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से लैमेली की संरचना होती है। ये तो आप लोग समझ गए, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो गिल में और जो यहाँ पर जो टेनिडियल बताई, जो गिल बताई, उसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। लाइक उसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि जूम करने पे वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पर सेम डायग्राम, ये वाला डायग्राम है, मतलब ये वाला जो है ना वो क्या है? टेनिडियल एक्सिस है। ये टेनिडियल एक्सिस है, मतलब ये जो लंबा है वही टेनिडियल एक्सिस है। थोड़ा सा हम लोग इसे जूम करके पढ़ रहे हैं ना। और यहाँ पर जो पत्ती के समान संरचना दिखाई दे रहा है 1 2 3, वो एक्चुअल में कुछ ऐसा ही दिखता है। हालांकि डायग्राम में तो ऐसा बना है, बट जो इसका लैमेली होता है वो कुछ इस प्रकार से शेप का होता है, त्रिकोण शेप का होता है, बिल्कुल पत्ती के समान संरचना होता है। और ये इसका क्या है? एक्सिस है गिल का, यह टेनिडियल का एक्सिस है। और इसी एक्सिस पे ऐसे पत्ती के समान संरचना जो इनका लैमेली होता है, वो लाइन से लैमेली जो है वो इस प्रकार से अटैच रहता है। आ गया समझ में आप लोगों को इतना? अब देखो, जो इनका जो एक्सिस होता है ना, मतलब ये जो एक्सिस है गिल का, उनमें दो प्रकार के ब्लड वेसल पाए जाते हैं। ध्यान देना क्या बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। जो इनका एक्सिस होता है उनमें दो टाइप का ब्लड वेसल पाया जाता है। फर्स्ट टाइप का ये और सेकंड टाइप का ये। फर्स्ट टाइप का जो ब्लड वेसल है उसको क्या बोलोगे? अफ्रेंट ब्लड वेसल। बताऊंगी क्या है ये। पहला टाइप का जो ब्लड वेसल है वो थोड़ा सा ऊपर साइड रहता है, वो क्या है? अफ्रेंट ब्लड वेसल। और दूसरा टाइप का जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल होता है, उसे इफ्रेंट ब्लड वेसल कहा जाता है। अफ्रेंट ब्लड वेसल और इफ्रेंट ब्लड वेसल। तो आखिर दोनों ब्लड वेसल का मेन काम क्या होता है, चलो वो हम लोग समझते हैं। तो देखो, जो ऊपर वाला जो देख रहे हो अफ्रेंट ब्लड वेसल, वो क्या करते हैं? अशुद्ध रक्त को, मतलब जो इम्प्योर ब्लड है, ऐसा ब्लड जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है ना, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड या फिर अशुद्ध रक्त कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लैमेली के अंदर क्या करते हैं? ये एंटर करवाते हैं। आया समझ में? ये एक प्रकार का ब्लड वेसल है, मतलब रक्त वाहिनियां हैं, और इस रक्त वाहिनियां में ऐसा ब्लड बहता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब वो अशुद्ध रक्त है। तो कुछ इस तरीके से जो अफ्रेंट ब्लड वेसल है वो लैमेली में एंटर करते हैं। इनमें कोई भी O2 प्रेजेंट नहीं होता है, O2 लेस होता है ये, मतलब ये अशुद्ध रक्त है। लेकिन जैसे ही ये लैमेली में एंटर करते हैं, यहाँ पर इनको क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। कैसे मिलता है भाई ऑक्सीजन? क्या ऐसा कोई जादू हो जाता है क्या यहाँ पे कि इनको ऑक्सीजन मिल गया? तो यहाँ पर ये होता है कि गिल में क्या एंटर करते हैं? वाटर एंटर करते हैं। देखो ये क्या है? वाटर फ्लो बिटवीन प्लेट ऑफ लैमेली, मतलब जो लैमेली का प्लेट है ना, उनके बीच क्या फ्लो करते हैं? वाटर फ्लो करते हैं। क्योंकि देखो जो पाइला है वो कहाँ पर है? वाटर में है। मैंने क्या बताया? यहाँ पर जलीय शोषण हो रहा है, जैसे मछलियों में होता था ना, यहाँ पर जलीय शोषण हो रहा है। तो जो वाटर है, जो तालाब का पानी है, वो पाइला के गिल से होकर के गुजरता है। अब पानी में क्या रहता है? वाटर में क्या रहता है भाई? ऑक्सीजन रहता है ना वाटर में। तो वो जो वाटर का ऑक्सीजन है, ये जो ब्लड आ रहा है ना, जो कि क्या है? जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, उस ब्लड में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर जो अफ्रेंट ब्लड वेसल से जो हमारा ब्लड एंटर कर रहा है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाता है? इस वाटर से मिल जाता है। वाटर से ऑक्सीजन इन्हें मिल जाता है। अब यहाँ से जो हमारा ब्लड है, मतलब जो पाइला का ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब अब उसमें O2 प्रेजेंट है। तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पाइला में इफ्रेंट ब्लड वेसल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। आया समझ में आप लोगों को?
देखो बस इतना ही है कि पहले अफरेंट ब्लड वेसल अशुद्ध रक्त को ला रहा था, तो जैसे ही अशुद्ध रक्त को यहाँ से ऑक्सीजन मिलता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, मतलब वो शुद्ध हो जाते हैं। अब जो शुद्ध रक्त है मतलब जो प्योर ब्लड है वो इफरेंट ब्लड वेसल के थ्रू इस लैमेली से बाहर निकल जाते हैं। ये तो हुई ऑक्सीजन की बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जो क्या अशुद्ध रक्त है उसमें O2 तो नहीं है, तो क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है? जी हाँ, उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। तो अब जो CO2 है मतलब ये ब्लड क्या है? अशुद्ध है, स्वाभाविक सी बात है। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब वो अशुद्ध रक्त है। तो यहाँ पर पानी जो वाटर है वो O2 तो इनको देते ही है, साथ ही साथ जो इनका CO2 है उसको भी खींच करके बाहर ले जाते हैं। पानी जो है वो गिल में एंटर करते हैं, देन यहाँ से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वहां से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से O2 जो है वो गिल में एंटर करते हैं एंड CO2 बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, O2 बाहर आता है और सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर चला जाता है। लेकिन इन लोग ऐसा थोड़ी ना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जलीय शोषण हो रहा है। इन लोग में तो नाक वाक ऐसा होगा नहीं कि इन लोग सांस लेंगे तो O2 आ जाएगा और सांस छोड़ेंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगा। इनका मेन काम तो पानी करते हैं, पानी इनके शरीर के अंदर घुसते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, CO2 को ले जाते हैं और लैमेली इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अफरेंट ब्लड वेसल में इम्प्योर ब्लड बहता है और इफरेंट ब्लड वेसल में प्योर ब्लड बहता है। आया समझ में आप लोगों को? इतना आ गया समझ में गिल का काम। चलिए ये तो हुआ। अब जो लैमेली है, ये जो लैमेली है ना, उसको थोड़ा सा इसका हिस्टोलॉजी देखेंगे, बस इतना ही और देखेंगे। मतलब जो लैमेली है उसमें एक्चुअल में किस टाइप का सेल पाया जाता है वो चीज थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी गिल तो आप लोगों को आई थिंक इतना में तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर आप एक लैमेली देख रहे हो, मतलब ये जो है ना, ये आप यहाँ पर जो ये देख रहे हो उसको एक को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं लैमेली की। तो देखो जो लैमेली होता है ना वो एपिथेलियम सेल का बना होता है। कौन से सेल का बना होता है? एपिथेलियल सेल का बना होता है। तो यहाँ पर जो आप लैमेली देख रहे हो उसके वन साइड एपिथेलियम सेल एंड सेकंड साइड एपिथेलियम सेल, मतलब एपिथेलियम सेल के दो लेयर से मिल करके एक लैमेली बना होता है। और यहाँ पर बीच में एक कैविटी टाइप पाया जाता है, कैविटी पाया जाता है, स्पेस बिटवीन टू एपिथेलियल लेयर। दो एपिथेलियल लेयर से मिलकर के बना होता है और दोनों एपिथेलियल लेयर के बीच में एक कैविटी पाया जाता है ना। और जो एपिथेलियल सेल है उसमें भी कई टाइप के सेल पाए जाते हैं, जैसे कि सिलिएटेड, यहाँ पर देखो सिलिया भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल पाया जाता है। और इनके कुछ पार्ट में सिलिया प्रेजेंट नहीं होते तो नॉन सिलिएटेड एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, इनके बॉडी में जो लैमेली का बॉडी है उनमें कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। बात करें अगर हम लोग एक्सिस की, तो एक्सिस देखो ये वाला पार्ट क्या है, इनका एक्सिस है, मतलब जो बताई ना अभी जस्ट पहले एक्सिस है। तो यहाँ पर एक्सिस में देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ये यहाँ का बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके सहारे पूरा एपिथेलियल जो है वो टिका रहता है, कनेक्टिव टिश्यू भी रहता है, मसल फाइबर भी रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से लैमेली का हिस्टोलॉजी होता है। तो क्या समझे आप लोग, लैमेली जो है वो एपिथेलियल के दो लेयर से मिलकर के बना होता है और बीच में क्या पाया जाता है, कैविटी पाया जाता है। सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड सेल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आया गई समझ में? तो इसको नहीं समझ आया होगा तो एक दो बार और देख लेना। चलिए ये तो हो गया, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया जलीय श्वसन। आया समझ में आया समझ में गिल के बारे में? गिल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, गिल तो कंप्लीट है, अब हम लोग पल्मोनरी सैक देखेंगे। तो एक काम करूंगी, एक डायग्राम निकालती हूं मैं, उसी में पल्मोनरी सैक भी बता दूंगी और उसी में जो नकल लोब है वो भी बता दूंगी, दोनों डायग्राम एक साथ बता दूंगी, है ना। तो चलिए गाइस, ये जो डायग्राम दिख रहा है उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर मैं मैकेनिज्म बताऊंगी वाटर जलीय श्वसन का, एक्वाटिक रेस्पिरेशन का थोड़ा सा हम मैकेनिज्म देखते हैं। साथ ही इस डायग्राम में क्या है ना, जो नकल लोब है, मतलब जो एक्सेसरी ऑर्गन है, जो पल्मोनरी चैम्बर है, पल्मोनरी सैक है, उसका भी मैं पोजीशन बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो ये श्वसन तब का है जब ये जलीय श्वसन करते हैं, लाइक ये जब वाटर में रहते हैं। हालांकि गिल के बारे में जस्ट पहले बताई हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा और समझिए। तो ये इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सबसे पहले बात करें हम नकल लोब की, तो देखिए दो नकल लोब पाए जाते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में जो कि लेफ्ट नकल लोब कहलाता है, और राइट साइड में जो कि राइट नकल लोब कहलाता है। नकल लोब कुछ इस
इस पोजीशन में रहते हैं, जो कि एक नली के समान संरचना बना लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर जलीय श्वसन होता है, एक्वाटिक रेस्पिरेशन होता है, तो जो दो नकल लोब है ना, बिल्कुल नली के समान जो है वो अपना संरचना बना लेते हैं। यहीं पर नकल लोब जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात हुई नकल लोब की। यहाँ पर क्या है, पाइला का हेड है। ये क्या है, पाइला का हेड है, और हेड के जस्ट नीचे ही इनका जो मेंटल कैविटी है, मतलब जो मेंटल गुहा है, वहीं पर ही पूरा इनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। सेकंड चीज ये है पल्मोनरी चैम्बर। ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला पार्ट इनका पल्मोनरी चैम्बर है, और इसी पल्मोनरी चैम्बर में ही क्या होते हैं, पल्मोनरी सैक होते हैं। पल्मोनरी सैक बेसिकली एक कैविटी टाइप से होते हैं। तो ये है इनका पल्मोनरी चैम्बर, है ना। पल्मोनरी चैम्बर के बाद ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कुछ याद आया? अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही बताई थी, वो क्या है, गिल है। मतलब इनका टेनिडियम है। यहाँ पर देखो टेनिडियम या गिल है। तो जो गिल होता है ना, वो राइट नकल लोब के साइड में ही कुछ इस तरीके से जो है वो सिचुएटेड रहते हैं। जो मैंने अभी पहले कुछ समय पहले ही जो गिल के बारे में बताया था ना, वही तो ये गिल है। कुछ इस तरीके से गिल जो है वो राइट नकल लोब के जस्ट नीचे में जो है वो सिचुएटेड रहते हैं। ये तो समझ आ गया। ये जो नीचे में दिख रहा है, ये क्या है, हार्ट है। हार्ट के दो चैम्बर है, वेंट्रिकल एंड ऑरिकल। ठीक है, हार्ट के बारे में तो बाद में बताऊंगी। मेन क्या समझना है, नकल लोब ये है, दो नकल लोब राइट एंड लेफ्ट, टेनिडियम, गिल, और ये पल्मोनरी चैम्बर। अब जैसे कि आप लोग को तो पता ही है कि जब ये वाटर में रहते हैं तो वाटर क्या करते हैं, इनके बॉडी में एंटर करते हैं। तो वही चीज बताने वाली हूँ। जैसे ही ये वाटर में आते हैं तो लेफ्ट नकल लोब जो है वो खुल जाते हैं, लाइक ये नली के समान संरचना बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से वाटर को क्या करना है, इनके बॉडी में एंटर करना है। वाटर में क्या है, O2 है वाटर में, है ना। वाटर में क्या है, O2 है। अब ये जो वाटर है ना, वो पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी चैम्बर से होते हुए इनके बॉडी में जो है वो एंटर करते हैं। अब जो वाटर है, जिसमें हम जानते हैं कि इनमें O2 है, वो गिल से होते हुए जाते हैं। ये क्या है, गिल है, जिसके बारे में मैंने बताया ना, गिल से होकर के पानी गुजरता है। तो ऐसे ही तो इनके बॉडी में एंटर करते हैं। अब जो गिल है, जो टेनिडियम है, वहां से जो वाटर है वो एंटर करते हैं, और यहाँ से O2 को दे देते हैं इनको, गिल को, क्योंकि गिल के पास तो O2 की नीड होती है ना। तो O2 को ये दे देते हैं, यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो जाता है, और जो यहाँ का CO2 है उसको ये पकड़ लेते हैं। CO2 को पकड़ते हैं, और CO2 के साथ जो वाटर है वो फिर से राइट नकल लोब से बाहर निकल जाता है। तो आप समझ आया जो मैं बता रही थी कि गिल में वाटर एंटर करते हैं, देन O2 को, जो ऑक्सीजन है, उसको गिल को देते हैं, और यहाँ से जो गिल का CO2 है उसको पकड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो वाटर लेफ्ट नकल लोब से एंटर करके राइट नकल लोब से बाहर निकल जाते हैं। आया समझ में? तो समझ में आया कि नकल लोब का क्या काम है, कैसे एक्सेसरी ऑर्गन, सहायक अंग है नकल लोब। ठीक है, तो ये कौन से कंडीशन है, कौन सा सिचुएशन है, ये जलीय श्वसन है। जलीय श्वसन, एक्वाटिक रेस्पिरेशन, जब पाइला जल में होते हैं। ये तो बात हुई पानी की, लेकिन क्या होगा अगर ये पाइला पानी में ना रह करके बाहर हो, तो अब क्या होगा? चलिए वो डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें आप लोगों को एरियल रेस्पिरेशन के बारे में समझने में आसानी होगा। सो गाइस, इस डायग्राम में हम लोग ये समझेंगे कि अगर जो पाइला है, अगर वो थल में रहता है तो किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। मान लो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है ना पाइला के साथ कि जो वाटर है वो कभी कभी बहुत गंदा हो जाता है, वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। देखना, एकदम गंदे पानी, जो गंदा पानी रहता है उसमें मछलियाँ मर जाती है। क्यों मरती हैं मछलियाँ? क्योंकि जो गंदा पानी होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में मछली के पास इतना पावर नहीं होता है कि वो पाइला की तरह जो है वो रेस्पिरेशन कर सके, क्योंकि उनमें तो हमेशा जलीय श्वसन पाया जाता है, इसलिए वहाँ मछलियाँ मर जाती है। बट पाइला के पास तो वो क्वालिटी होता है ना कि वो पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों टाइप से जो है वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, पल्मोनरी सैक होता है। तो चलिए मान लो अगर पाइला वाटर के अंदर है तो पानी के अंदर रह करके ही वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। देखो, मान लीजिए पाइला, ये पाइला है और ये इनका हेड है, ये इनका क्या है, हेड है। सॉरी मैं उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पाती, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये पाइला है, पाइला का बॉडी है, ये पाइला का हेड है, ये पाइला का पल्मोनरी सैक है ना, ये लेफ्ट नकल लोब है, और ये क्या है, राइट नकल लोब है। गिल को नहीं बनाई हूँ क्योंकि गिल का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एरियल रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, है ना। अब ये जो
टिक टिक दिख रहा है ब्लू कलर का, वो क्या है? पाइला पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर रहते हुए वो कैसे पल्मोनरी सैक का यूज करेगा? देखो, जैसे पाइला पानी के अंदर है, मान लो इस पानी में क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी हो गई, या फिर मन किया पाइला को कि भाई मुझे जलीय श्वसन नहीं करना है, मेरे को अपना सर ऊपर रखना है और मेरे को जो वातावरण की वायु है ना, जो हमारे वायुमंडल की ऑक्सीजन है वो ग्रहण करना है। तो उस समय क्या करेगा पाइला? जो इनका लेफ्ट नकल लोब है ना, वहां पे एक सिफोन बन जाता है, एक ट्यूब बन जाता है, और वो ट्यूब क्या होता है? ट्यूब क्या होता है? पानी से बाहर निकल जाता है। देखो यहाँ तक तो पानी भरा हुआ है पूरा, पाइला का जो शरीर है वो पानी के अंदर भीगा है, लेकिन जो उसका सिर है और जो ये सिफोन है वो पानी से बाहर है। मतलब ये हमारा क्या है? वायुमंडल है, वायुमंडल है। यहाँ पर वायुमंडल में ऑफ कोर्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऐसा सिचुएशन में जब मान लो यहाँ पे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, या फिर इसको मन नहीं किया कि भाई मेरे को जलीय श्वसन करना है, नहीं मेरे को जलीय श्वसन नहीं करना है, मेरे को थलीय श्वसन करना है ना, तो उस समय क्या करेगा ये पाइला? अपने लेफ्ट नकल लोब को कुछ इस तरीके से पाइला यहाँ पे एक सिफोन बना लेता है, लेफ्ट साइड में ही, ध्यान रखना लेफ्ट साइड में ही बनाएगा, है ना। लेफ्ट साइड में सिफोन बना लेते हैं। सिफोन एक ट्यूब के समान होता है। अब इस ट्यूब के द्वारा जो ऑक्सीजन है ना वो क्या करते हैं? इसमें एंटर करते हैं। आया समझ में? इस ट्यूब के द्वारा सिफोन में ऑक्सीजन एंटर करते हैं, और ऑक्सीजन कहाँ पर पहुंच जाते हैं? डायरेक्ट पल्मोनरी सैक में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पल्मोनरी सैक में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, बिकॉज यहाँ भी बहुत सारे ब्लड वेजल होते हैं। जैसे गिल में ब्लड वेजल था ना, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर भी ब्लड वेजल होते हैं, और जो O2 है यहाँ पर दे दिया जाता है, और पल्मोनरी सैक में ऑफ कोर्स CO2 भी होगा, तो CO2 को वापिस ले करके इसी सिफोन के थ्रू CO2 भी बाहर निकल जाता है। ये बात समझ में आया आप लोगों को? चलो ये बात तो समझ में आ गया कि वो पानी के अंदर रह करके कैसे सिफोन बना करके जो है वो कर रहा है। मान लो वो जमीन में है ना, हालांकि ये पानी में है, फिर भी वो पल्मोनरी सैक का यूज कर रहा है सिफोन बना के। लेकिन बाई चांस क्या हो कि वो पानी में नहीं हो, मान लो वो पानी में नहीं है, तब क्या होगा? पानी में अगर नहीं है तो वो सिफोन नहीं बनाएगा, क्योंकि सिफोन इसलिए बनाया है ना क्योंकि उसको नीड था। सॉरी, इस तरफ सिफोन नहीं होगा, मैं गलती से बना देती है ना, राइट एज नहीं रहेगा सिफोन। अगर मान लो वो थल में है, एरियल रेस्पिरेशन करना है, तो भाई थल में उसको सिफोन बनाने की क्या नीड है? सिफोन बनाने की जरूरत है कि नहीं? डायरेक्ट क्या होगा, जो एयर होगा ना, जो ऑक्सीजन होगा, वो लेफ्ट नकल लोब से एंटर करके डायरेक्ट पल्मोनरी सैक में आ जाएगा, और CO2 भी नकल लोब से बाहर निकल जाएगा। तो अगर वो जमीन में है तो उसको सिफोन बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो पानी में है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, और पानी में रह करके ही एक ट्यूब बना देता है, और ट्यूब से वो ऑक्सीजन लेता है। तो आया समझ में आप लोगों को? आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मानती हूँ, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, जल और थल दोनों टाइप का रेस्पिरेशन करता है पाइला, तो इस वजह से। तो चलिए आप क्या कीजिए, नोट्स दे देती हूँ मैं, नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो डायग्राम बनाई हूँ ना वो बनाना पड़ेगा गाइस एग्जाम में। केवल लिख के आओगे तो कुछ नहीं होगा, डायग्राम ही मेन है। डायग्राम सही होना चाहिए, बाकी तो लिख लोगे आप लोग, पता है मुझे, ठीक है। तो कमेंट करके बता देना गाइस समझ आया कि नहीं, और मैं समझा रही हूँ एक्चुअल में समझ आ भी रहा है कि नहीं आप लोगों को, मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ। और इसके बाद हम लोग ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, हार्ट वार्ट के बारे में